रात के घने अंधेरे में अर्जुन एक पहाड़ी सड़क पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। कितना भयानक दृश्य है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? अचानक झाड़ियों के अंदर से किसी औरत का गुर्राहट भरा स्वर अर्जुन के कानों में टकराया। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ? तभी झाड़ियों में से काला धुआं उठने लगा और अर्जुन के इर्द गिर्द मंडराने लगा। कुछ ही पलों में उस काले धुएं ने एक भयानक औरत का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? तेरी मौत सिर्फ तू ही है जो अब तक जीवित है, लेकिन तुझे भी मरना होगा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी उस औरत की आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसने अर्जुन का गला कसकर दबोच लिया। अचानक अर्जुन एक चीख के साथ अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। वो अपने कमरे में था। कितना भयानक सपना था। एक बार को मुझे ऐसा लगा जैसे सपना नहीं हकीकत हो। अर्जुन की चीख से उसके कमरे में सो रहे उसके दोस्त राहुल की भी आंख खुल गई। क्या हुआ अर्जुन? तुम चीखे क्यों? और तुम्हारे माथे से ये पसीने की धारा क्यों बह रही है, जबकि रूम में एसी फुल स्पीड पर चल रहा है? फिर से वही सपना आया राहुल। कुछ नहीं यार, तुमने एक बार उस भयानक सपने को क्या देखा? तुम उसके ही बारे में दिन भर सोचते रहते हो, इसीलिए तुम्हें एक ही सपना बार बार आ रहा है। पता नहीं राहुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ तुम गांव वालों के दिमाग में होती है अर्जुन। एक सपना 2-3 बार क्या आ जाए, तुम उसमें भी कोई भूत प्रेत का चक्कर निकालने लगते हो। और वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी हैं और तुम घर जाने वाले हो। देख लेना, जगह बदलने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगले दिन अर्जुन घर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। फोन उसकी माँ अनीता का था। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तेरी मिस कॉल देखी तो मैं परेशान हो गई थी। वो क्या है माँ, मेरी कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं। मैं घर आ रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको फोन किया था। अर्जुन की माँ ने थोड़ा घबराते हुए फोन पर कहा, वैसे तो इस बार की छुट्टियां शहर में ही क्यों नहीं बिताता? गांव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बेटा। पिछले कुछ दिनों से अपने गांव के लोग अचानक लापता हो जा रहे हैं। लापता होते जा रहे हैं? मतलब? बेटा, अभी कुछ समझने और समझाने का वक्त नहीं है। फिलहाल तो इतना समझ ले कि इस बार की छुट्टियां शहर में ही बिता ले, घर मत आना। अचानक फोन कट गया। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन चिंतित हो गया। तभी वहाँ पर राहुल आ गया। क्या हुआ भाई, इतने दिनों बाद घर जा रहा है? खुश होने के बजाय तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी छाई है? अभी अभी माँ का फोन आया था राहुल। वो बोल रही थी कि गांव आने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हैं? सब कुछ ठीक तो है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा राहुल। मुझसे बोल रही थी कि गांव में लोग लापता हो रहे हैं, इसके आगे उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से मिलना चाहिए। वो भी तुम्हारे ही गांव की है। अगर गांव में वास्तव में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिशा को भी कुछ पता होगा। तुम सही कह रहे हो, दिशा का फोन भी 2 दिन से बंद जा रहा है। वैसे भी गांव जाने से पहले मैं उससे जरूर मिलता। अर्जुन उसी समय दिशा के हॉस्टल पहुंच गया। दिशा उसे गेट पर ही मिल गई। यहाँ बाहर गेट पर क्या कर रही हो? क्या किसी का इंतजार कर रही थी? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी अर्जुन। मजाक छोड़ो दिशा, 2 दिन से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बुद्धू, गांव जाने की तैयारी कर रही थी। कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं। मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए आया था। मतलब? माँ का फोन आया था और उन्होंने घर आने के लिए मना कर दिया है। माँ बता रही थी कि गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, लोग लापता हो रहे हैं। अर्जुन, शहर में पढ़ते हुए तुम्हें इतने साल हो गए, तुम अभी भी अंधविश्वासी बातों पर यकीन करते हो? विश्वास तो नहीं करता, लेकिन माँ ऐसा क्यों कहेंगी? कुछ तो बात होगी ना। अगर ऐसा है तो मेरे पास तो गांव से ऐसा कोई फोन नहीं आया। ठीक है, हम दोनों साथ गांव चलते हैं। अर्जुन, ये शहर है,
यहाँ की बात अलग है। यहाँ हम दोनों रेस्टोरेंट में, पार्क में मिल सकते हैं, लेकिन गांव में शादी से पहले अगर हम दोनों को किसी ने साथ देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। और वैसे भी गांव में मुझे और तुम्हें लेकर तरह तरह की बातें वैसे ही होती रहती हैं। इसलिए पहले गांव तुम जाओगे और बाद में मैं आ जाऊंगी। अगली सुबह अर्जुन अपने गांव पहुंच गया। अर्जुन जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी माँ और पिताजी बुरी तरह घबरा गए। ये क्या माँ, तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों गई? अर्जुन की माँ अर्जुन से कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पिता राजेश बीच में ही बोल पड़े। कुछ नहीं, तुम कल सुबह शहर लौट जाना। अब ये मत पूछना कि क्यों, जो बोला है वो करो। और हाँ, रात में अगर तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी बाहर निकलने की गलती मत करना। आधी रात को अचानक गांव वालों की आवाज से अर्जुन की आंख खुल गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो गांव के 4 लोग बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। उन लोगों में से उसकी माँ और पिता भी थे। अर्जुन चौंक गया। इतनी रात गए, माँ और पिताजी इन लोगों के साथ जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? और ये कौन सी भाषा में बड़बड़ा रहे हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। अर्जुन दरवाजा खोलकर उनका पीछा करने लगा। वो सब जंगल के एक बहुत पुराने कुएं के पास आकर रुक गए। अनीता और राजेश, डायन, हमारी बलि स्वीकार करो! इतना बोलकर अनीता और राजेश कुएं में कूद गए। अचानक अंधे कुएं के अंदर से एक भयानक दिखने वाली अजीब सी औरत निकली, जिसकी आंखें बिल्कुल नीली थी और चेहरा काला। देखते ही देखते उसने बाकी बचे 2 लोगों को चीर फाड़ डाला। अर्जुन की आंखों में अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने खुद को दिशा के घर पर पाया। मैं यहाँ कैसे आया दिशा? तुम मेरे दरवाजे पर बेहोश थे। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? मैं तो उस भयानक दृश्य को देखकर बेहोश हो गया था। और तुम गांव कब आई? कुछ देर पहले। अचानक अर्जुन को अपने माता पिता की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम रो क्यों रहे हो अर्जुन? अर्जुन कांपते हुए उस भयानक घटना को बताने लगा। अर्जुन की बात सुनकर दिशा जोर जोर से हंसने लगी। लगता है तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा अर्जुन। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इन बातों को नहीं मानती। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सच्चाई खुद पता चल जाएगी। अगर ऐसी बात है ना अर्जुन, तो चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है वो डायन। अर्जुन दिशा को उस कुएं की ओर ले गया, जहाँ कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता कुएं में कूद गए थे। मगर इस वक्त वहाँ सन्नाटा था। दिशा ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है अर्जुन। मेरी बात का यकीन करो दिशा, इस कुएं के अंदर से एक भयानक औरत निकली थी। अचानक अर्जुन के कानों में उसकी माँ की आवाज टकराई। उस लड़की से दूर हट जा बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर अर्जुन ने चौंक कर जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने उसकी माँ, उसके पिता, साथ ही कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लिए एक तांत्रिक के साथ खड़े हुए थे। तांत्रिक ने चीख कर कहा, उस लड़की से दूर हट जाओ अर्जुन। ये कैसे हो सकता है माँ? कुछ देर पहले ही मेरी आंखों के सामने तुमने और पिताजी ने अपनी जान दे दी थी। वो तुम्हारी आंखों का भ्रम था बेटा। इस गांव में कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी बलि लेने के लिए इस डायन ने तुम्हें शहर से यहाँ बुलाया है, क्योंकि गांव में सभी जवान लोगों को ये मार चुकी है और इस गांव के इकलौते जवान सिर्फ तुम ही बचे हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? क्या आप दिशा को नहीं जानती? ये दिशा है माँ, मेरी बचपन की दोस्त, जिसे तू अपनी दोस्त समझ रहा है लड़के। ये तेरी दोस्त नहीं बल्कि डायन है, जिसे तू अपनी प्रेमिका समझ रहा है। वो मौत बांटने वाली,
मौत की प्रेमिका है। इसकी माँ भी एक डायन थी जो अपने पति को खा गई, और तेरी ये प्रेमिका भी एक डायन है। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि अचानक अर्जुन के बगल में खड़ी हुई दिशा का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें नीली हो गईं, उसका चेहरा बेहद काला पड़ गया। तुम तो वही भयानक औरत हो जो मेरे सपनों में आती थी। तभी उस भयानक औरत ने अर्जुन का गला पकड़ लिया। इस गांव के सभी युवक और युवतियों की मैं बलि ले चुकी हूँ, और ये इस गांव की आखिरी व्यक्ति की बलि होगी। इसके बाद शैतान जिंदा हो जाएगा और सारी दुनिया पर कहर ढा देगा। लड़के को छोड़ दे डायन। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 कौड़ी का तांत्रिक, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी शक्ति का। इतना बोलकर डायन अपने दांत अर्जुन के गले में गाड़ने ही वाली थी कि अचानक तांत्रिक ने अपनी मुट्ठी से मंत्र युक्त लाल रंग डायन के ऊपर फेंक दिया। मंत्र युक्त रंग पड़ते ही उसने अर्जुन को छोड़ दिया और चीखती हुई कुएं के नीचे चली गई। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, इस कुएं को पत्थरों से बंद कर दो। सभी गांव वालों ने तुरंत उस कुएं को पत्थर से बंद कर दिया और बाबा ने उस कुएं के ऊपर मंत्र शक्ति का धागा बांध दिया और अर्जुन और गांव वालों की तरफ देखकर बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रश्न चल रहे होंगे। हाँ बाबा, आखिर ये सब क्या था? तुम्हारी प्रेमिका की माँ एक डायन थी। ये बात उसके पति को मालूम नहीं थी, लेकिन जब डायन के पति को अपनी पत्नी के डायन होने के बारे में पता चला तो वो सीधे मेरे पास आया। डायन को इस बात का पता लग गया और उसने अपने पति को मारकर खा लिया। मैंने क्रोध में उस डायन को मार दिया। अपनी माँ को मरते देख डायन की बेटी गुस्से से भर उठी और उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी, जो कि तुम्हारी प्रेमिका थी। न जाने गांव के कितने लोगों की उसने बलि शैतान को चढ़ा दी। उसे बस एक बलि की और आवश्यकता थी। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती तो सब खत्म हो जाता। किसकी बलि बाबा? तुम्हारी बलि। डायन को शैतान के सामने उस व्यक्ति की बलि चढ़ानी थी जो व्यक्ति उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हो, और तुम दिशा से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। मगर वो तुमसे प्रेम नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। रात का समय था। समुद्र की लहरों पर टाइटैनिक शिप अपनी तेज गति से दौड़ रहा था। उसके अंदर लगभग 400 लोग सफर कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ थे नितेश, मोहन, विराज और स्नेहा। यार मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि कुछ ही दिनों में हम लोग दुबई में होंगे। मैं तो बुर्ज खलीफा के साथ अपनी ढेर सारी पिक्स लेकर इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तभी जहाज के कप्तान ने ऐलान किया, सभी लोग ध्यान से सुने, जहाज में कुछ खराबी आ गई है, जिसे ठीक करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी ही दूरी पर लाइट हाउस आने वाला है। हम कुछ देर वहाँ रुकने वाले हैं। वाह, लाइट हाउस! मैंने अपनी लाइफ में कभी लाइट हाउस नहीं देखी। मजा आ जाएगा। कुछ ही देर बाद जहाज एक लाइट हाउस के पास जाकर रुकी। दिखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से सनन सनन चलती तेज हवाएं माहौल को और सुहाना बना रही थी। अगर आप कुछ देर यहाँ उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। जहाज ठीक होते ही हम ऐलान कर देंगे। सभी लोग वापस आ जाइएगा। ये सुनकर काफी यात्री जहाज से उतर गए। वाह यार, ये कितना खूबसूरत लाइट हाउस है। ये कहकर स्नेहा ने उसकी कुछ पिक्स क्लिक की। देखो गाइस, कितनी अच्छी पिक्स आई हैं। वो सभी को फोटोज दिखाने लगी। तभी एक फोटो पर उनको नजर आया कि लाइट हाउस की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी हुई है। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मतलब इसके ऊपर जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। वो चारों एक साथ अब लाइट हाउस की तरफ रवाना हो गए। वाह, ये तो अंदर से भी एकदम चमचमा रहा है। अरे कोई है? हेलो। चलो चलो जल्दी से लैंटर्न रूम में चलते हैं। ऊपर से समुद्र का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। गोल गोल सीढ़ियां ऊपर लैंटर्न की तरफ जा रही थी। कुछ ही मिनटों में
वो चारों लैंटर्न रूम में पहुंच गए। चारों रेलिंग से समुद्र का नजारा देखने लगे। वो देखो, हमारा जहाज कितना छोटा लग रहा है यहाँ से। कितनी ठंडी और तेज हवाएं चल रही है यहाँ। वो चारों मस्ती में ऐसे मग्न हुए कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला और नीचे जहाज चलने को तैयार हो चुकी थी। सभी यात्री जहाज पर वापस आ जाएं। हम बस निकलने ही वाले हैं। अरे बाप रे, ये जहाज तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। चलो सब जल्दी से नीचे चलो। जब वो नीचे पहुंचे तो उनको बाहर जाने का दरवाजा बंद दिखाई दिया। वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। अरे ये दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? हम चारों के अलावा तो कोई अंदर आया ही नहीं था। अब तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ये भयानक आवाज किसकी है? तभी उनको जहाज की तेज आवाज सुनाई दी। मतलब जहाज चालू हो चुकी थी। खोलो यार, जहाज चल पड़ी है। कुछ ही देर में वहाँ बिल्कुल शांति हो गई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दूर दूर तक जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे यार, अब तो हम यहाँ फंस कर रह गए। कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? देखो यार, फंस तो हम चुके हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो और परेशानी बढ़ेगी। भलाई इसी में है कि हमें यहाँ रुककर किसी दूसरे जहाज के आने का इंतजार करें। हम सभी एक साथ रहेंगे। वो आवाज किसकी थी ये पता नहीं चला अभी। तभी मोहन की नजर लाइट हाउस के टॉप पर पड़ी। एक लड़की रेलिंग पर अपने दोनों पैरों को लटकाए बैठी उन्हीं को देख रही थी। वो देखो! सभी ने एक साथ ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अबे क्या हुआ? क्यों चीख रहा है? वहाँ कुछ। वो चारों लोग अंदर चले गए। आज रात हम आराम से सो जाते हैं, सुबह उठकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ये तय कर वो चारों थोड़ी थोड़ी दूरी पर सो गए। रात के अभी कुछ ही पहर हुए थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे ये दरवाजे पर कौन है? उसने नजर दौड़ाई तो पता चला कि स्नेहा वहाँ नहीं थी। शायद स्नेहा ही होगी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ हूँ। ये आवाज सुनकर मोहन लाइट हाउस से निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसको स्नेहा किनारे पर बैठी हुई नजर आई। वो उसकी तरफ बढ़ गया। इस तरफ असली स्नेहा बाथरूम के अंदर से निकली और वापस अपनी जगह पर जाकर सो गई। अरे स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही यहाँ पर? मोहन थोड़ा डर गया और उसने उसके सामने जाकर देखा। स्नेहा के हाथ में एक मछली थी जिसको वो कच्चा ही चबा रही थी। वाह, कितनी टेस्टी मछली है मोहन, तुम भी खाओ ना। उसने तेजी से उठकर मोहन के मुंह में मछली ठूस दी। मोहन के हलक में मछली का पूरा कांटा अटक गया। वो जमीन पर पड़ा अपनी गर्दन को पकड़े हुए तड़प रहा था। तभी स्नेहा ने अपना पैर। अचानक दरवाजे की तेज आवाज से तीनों की आंखें खुल गई। ये बाहर इस टाइम कौन हो सकता है? अरे मोहन ही होगा ना, वही तो नहीं है इस टाइम यहाँ। विराज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कुछ ही दूरी पर उसको एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ नजर आया। ये साला मोहन ही है। अचानक से पीछे के दरवाजे पर भी दस्तक हुई, जिसको सुनकर तीनों चौंक पड़े। तभी वो दरवाजा अचानक से खुल गया और उनको नजर आया कि एक बेहद ही भयानक आदमी वो उनके सामने आकर खड़ा था। वो आदमी तेजी से घर के अंदर आया और उसने नितेश का गला पकड़ लिया और फिर एक ही झटके में उसकी टांग और एक हाथ शरीर से अलग कर दिए। ये देखकर विराज और स्नेहा की चीख निकल गई। वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकले तो जिस आदमी को अभी तक वो मोहन समझ रहे थे, वो विराज पर झपट पड़ा। उसने विराज की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि वो धड़ से अलग हो गई। नहीं! स्नेहा चिल्लाई
और वापस लाइट हाउस के अंदर ही घुस गई। वहाँ नितेश की लाश पड़ी थी और उसके पास ही एक चुड़ैल भी खड़ी थी। अब तेरी बारी है, ऐसा कहकर वो चारों हाथ पैर से स्नेहा की तरफ बढ़ने लगी। स्नेहा लाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो भी अपने चारों हाथ पैर से स्नेहा का पीछा कर रही थी। आज तू नहीं बचेगी। स्नेहा बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी थी। ऊपर से नीचे देखने पर उसको डर लग रहा था। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसकी नजर समुद्र के किनारे पर पड़ी। एक बोट तेजी से लाइट हाउस की तरफ आ रही थी। उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो किनारे पर आया और चीखने लगा। क्या यहाँ कोई रुका है? अगर है तो बाहर आ जाए। कप्तान ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। ये आवाज सुनते ही वो चुड़ैल और खुश हो गई। एक और शिकार आ गया। तुझे तो बाद में देखूंगी, पहले इसको खत्म कर देती हूँ। वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई और उस बोट वाले आदमी के पास पहुँच गई। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। स्नेहा ने इस बात का फायदा उठाया और तेजी से गिरती पड़ती उस बोट तक पहुँच गई। उस चुड़ैल ने उस आदमी के सीने को चीर डाला। तभी उसकी नजर बोट में बैठी स्नेहा पर पड़ी। वो तेजी से स्नेहा की तरफ भागी। वो चुड़ैल अब उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने स्नेहा की बोट पर छलांग लगाई। तभी बोट स्टार्ट हो गई और स्नेहा तेजी से वहां से निकल गई। वो चुड़ैल किनारे पर ही रह गई। स्नेहा ने पूरी स्पीड से बोट को आगे बढ़ाया और उसने पीछे पलट कर देखा तो वो चुड़ैल अब उस आदमी के मांस को मजे से खा रही थी।